नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देशबंधु ऑनलाइन के संपादक अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज बात अमलेंदु जी राजस्थान की, जो इस वक्त सियासी घमासान का हॉट स्पॉट बना हुआ है। दरअसल कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को सफल अंजाम दे चुकी भाजपा रविवार को काफी उत्साहित हो चुकी थी, जब उसे मरुभूमि यानी कि राजस्थान में भी कमल खिलाने के लिए कीचड़ तैयार होता हुआ दिखा। लेकिन सोमवार को उसके उत्साह पर तब पानी फिर गया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर विधायकों की बैठक में कम से कम 107 विधायक शामिल हुए और यह तय हो गया कि राजस्थान की गहलोत सरकार अभी अल्पमत में नहीं है, उसके पास बहुमत बरकरार है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सेंटर पॉइंट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब भी नाराज हैं, जो गहलोत सरकार के लिए खतरे जैसा ही है। लेकिन सचिन पायलट 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के पूरे न होने के कारण नाराज नजर आ रहे थे और उनकी नाराजगी समय समय पर जाहिर भी हो रही थी। उन्हें लगता था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी ने अनुभवी अशोक गहलोत के हाथों प्रदेश की कमान एक बार फिर सौंपी और उसके बाद से अशोक गहलोत सरकार जो है वो दो फाड़ में नजर आती रही। तो अमलेंदु जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रेगिस्तान में जो है वो कमल खिलाने के लिए कीचड़ का इंतजाम कर रही थी और वो कीचड़ अभी नहीं हो पाया है, हालांकि उसके लिए दलदल थोड़ी जरूर हो गई है। तो अब ये सचिन पायलट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से आगे चल के जो है इस दलदल में और गहरे फंसते हैं, या फिर दलदल से निकल करके जो है वो राजनीति का जो पथरीला कट पथ है उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक ये पूरा जो घटनाक्रम है, और जैसे आपने भी कहा कि मतलब राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाएं थी वो जोर मार रही थी, और वो मतलब एक तरीके से नाराज जो थे वो दिख रहे थे और दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। दोनों चीजें थी, मतलब नाराज थे भी और दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। दोनों बातें उनके साथ हो रही थी। असल में हमको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि सिंधिया में और पायलट में, दोनों में अंतर क्या है। सिंधिया कांग्रेस के अंदर उतने ही बड़े नेता थे जितने बड़े पायलट कांग्रेस के अंदर नेता अभी तक हैं, इतने ही बड़े नेता थे। सिंधिया के साथ मजबूती ये थी कि सिंधिया का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो सिंधिया को काफी मजबूत करता है, और वो अपने क्षेत्र में, मतलब मध्य प्रदेश में एक थोड़े से छोटे से हिस्से में वो 20-22 विधायक जिताने की हैसियत जो थे वो रखते थे, और आज भी मतलब जिताने की हैसियत ना भी रखते हो तो कम से कम चुनाव लड़वाने की हैसियत तो रखते ही हैं। ये बात सही है। लेकिन सचिन पायलट के साथ दुर्भाग्य ये है कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए राजस्थान में, लेकिन पूरे राजस्थान में वो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बना पाए जहां से वो 5 विधायक जिताने की अपने दम पे हैसियत रखते हैं। और अगर लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट भी सिंधिया की तरीके से लड़ गए होते तो मुझे लगता है कि सिंधिया की जो हैसियत लोकसभा चुनाव के अंदर मालूम पड़ गई थी वो शायद सचिन पायलट को भी मालूम पड़ गई। दूसरी चीज ये है कि जो सचिन पायलट ने जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने दिखाई, और अभी मतलब हालांकि उनके जो बयान जो भी आए वो सोर्सेस के हवाले से आए, मतलब खुला खुला उनका कोई बयान जो है अभी तक नहीं आया है। अभी तक उनका यही बयान आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, जो खुल के आया है। और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ये कहा कि ना हमने कहीं उनका सोशल मीडिया पे कोई हमने बयान देखा है, ना हमने कहीं प्रेस में कहीं बयान देखा है उनका कि वो नाराज हैं या क्या है। तो जो भी है, बहरहाल वो इस तरीके से खुल के नहीं आए जिस तरीके से चर्चाएं जो चल रही थी। लेकिन आज जब जब 107 विधायकों के साथ गहलोत ने अपनी पकड़ साबित कर दी, तो मुझे लगता है कि अब या तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो धोखा कर दिया सचिन पायलट के साथ, या सचिन पायलट अगर इस तरीके का कोई कदम मतलब उठाया था, जैसे आज वो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे और उन्होंने स्पष्टीकरण भी कोई अभी तक नहीं दिया, तो अगर उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी और वो इस तरीके की कुछ बना रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो जो है कच्चा गेम जो थे वो खेल गए सचिन पायलट। और अगर जिस तरीके से सचिन पायलट अड़े हुए हैं, इसी तरीके से अगर गहलोत अब अड़ गए कि अब सचिन पायलट हमको नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट कहीं के नहीं रहेंगे और उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो
बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जो देखिए अब तक का इतिहास है, उसने अच्छे अच्छे लोगों को जो है वो मिट्टी में मिला दिया है। वो जो बगावत करके आते हैं उनको उस समय फौरी लाभ के लिए जो है सम्मान देती है, या कहिए उनको अपनी आंखों पे बिठाती है, लेकिन अपना मतलब सिद्ध होते ही सबको जो है वो एकदम किनारे कर देती है। हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जगदम्बिका पाल जो थे, बड़े नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे 2014 के चुनाव में, तो यही आरोप लगा के गए थे कि मैं 2 बार सांसद चुना गया, मुझको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन 2 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी में भी है जगदम्बिका पाल, अब तो नहीं कह रहे मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से तमाम लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से किया है, और उसका अपने सहयोगी के साथ भी बर्ताव है, वो अच्छा नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नीतीश के साथ बिहार में क्या कर रही है, अकाली दल के साथ क्या कर रही है, ये सारी चीजें जो एकदम स्पष्ट रूप से खुली हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी जब तक कि सचिन पायलट की खुद की कोई हैसियत नहीं बन पाएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी भी उनके ऊपर अब जो है वो दांव लगाने के लिए मैं समझता हूँ तैयार नहीं होगी। क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि सचिन पायलट जो है वो अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर के ज्यादा को जा सकें। अब ऐसे में जो विधायक अगर रह भी गए हैं सचिन पायलट के साथ, तो आज जब उन्होंने ये स्थिति देखी होगी, तो मुझे लगता है कि ये 107 से बढ़ करके ये संख्या और बढ़ सकती है। जो 10-5 विधायक रह भी गए होंगे सचिन पायलट के साथ, तो उनके साथ 2-4 ही जो है बहुत जो उनके नजदीकी होंगे वो रह जाएंगे। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि अगर सचिन पायलट के मन के अंदर कोई देखिए नाराजगी थी, और नाराजगी है, जैसा कि वो जाहिर हो रहा है कि नाराजगी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसको व्यक्त करने का उनका तरीका होता है, मुझे लगता है कि उसमें वो जो है वो गुणा भाग जो है राजनीति का, वो सही तरीके से कर नहीं पाए कि आने वाली परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं। जी तो जी। और ऐसे में मुझे ये भी लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मतलब उनको, अगर उनका यह आरोप है, मतलब जो अब तक मीडिया में बातें आई हैं, मतलब अभी वो खुल के नहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनको तरजीह ही नहीं दी, हालांकि ये चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दोनों जो है राहुल गांधी के बिल्कुल एक नजदीकी जो कोटरी है उसके लोग हुआ करते थे। तो ये आरोप तो ठीक नहीं है कि उनको तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगर हाल के दिनों में अगर ऐसी कुछ चीजें घटित हुई हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो सचिन पायलट की थोड़ी बहुत जरूर रही होगी, कि जब वो इतने नजदीकी जो थे गांधी परिवार के थे, और गांधी परिवार अगर उनको मिलने का समय नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमी है। हालांकि आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर की उसमें स्पष्ट कर दिया कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सचिन पायलट जो है वो जाएं। हालांकि सचिन पायलट अगर चले भी जाएंगे आज, तो कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, सरकार बरकरार रहेगी जी अशोक गहलोत की वहाँ। लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि वो अगर गलतियां हुई हैं पायलट से हुई हो या गहलोत से, जिनसे भी ये दोनों लोग बैठें और आपस में बैठ करके चीजों को ठीक करें। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट लंबी दूरी की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनको जो है अपनी इस कदम पे पुनर्विचार करना चाहिए, और अशोक गहलोत को भी जो है वो मना मन दिखा करके जो है मुझे लगता है कि उनसे बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो मेरे पास सूचना है वो ये है कि शायद इसमें प्रियंका गांधी जो है वो बीच में पड़ी हैं, और उन्होंने शायद दोनों लोगों से पक्षों से कुछ बात की, और हो सकता है कि इसके कुछ परिणाम जो है वो ठीक निकल के आ जाए। निकल के आए। और इधर आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भाजपा ने इसलिए हाथ मिलाया था, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात भी कर रहे थे, क्योंकि वो वहां सरकार गिराने की स्थिति में थे। जैसा आप बता भी रहे थे कि 20-22 विधायक जो है उनके साथ थे, लेकिन राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति को देखें अमलेंदु जी, तो वो पायलट को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि राजस्थान में कुल 200 विधायकों में से 107 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, और इनमें बसपा के 6 विधायक भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि बसपा के 6 विधायक जो थे, और वो शामिल हो गए थे, पूरी जो उनकी पार्टी थी वो शामिल हो गई थी। राजस्थान बसपा के 6 के 6 विधायक शामिल हो गए थे, पार्टी नहीं शामिल हुई थी, लेकिन ये 6 विधायक शामिल हो गए थे, जो पिछले साल ही शामिल हुए थे कांग्रेस में। और इनके अलावा 13 निर्दलीय हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के 2 विधायक हैं, सीपीएम के 2 हैं, और आरएलडी के 1 विधायक का भी समर्थन गहलोत सरकार को अभी हासिल है। वहीं भाजपा के पास 72 विधायक हैं अमलेंदु जी, और उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के 3 और विधायकों का समर्थन हासिल है। इस तरह भाजपा के पास कुल 75 विधायक ही हैं। सरकार को अस्थिर करने के लिए यानी गिराने के लिए सचिन पायलट के साथ बताए जा रहे सभी 30 विधायकों को इस्तीफा देना होगा। पहली बात तो ये, तब विधानसभा में बचे हुए विधायकों की संख्या रहेगी 170, और बहुमत के लिए आवश्यक होंगे 85 विधायक। यानी कि पूरी खींचतान करने के बाद भी भाजपा को सरकार बनाने के लिए तब भी 10 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे पूरा कर पाना इस वक्त तो टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे इस पूरे समीकरण को, किस प्रकार ये समीकरण जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी?
देखिए, आपने भी जिस तरीके से अभी जो गणित बताया और मैंने भी पहले जो बात कही थी कि सचिन पायलट जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि अगर 30 विधायक इस्तीफा देकर के आ जाएं तो सचिन पायलट उन 30 विधायकों को दोबारा से एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट दिलवा सकें और दूसरा वो फिर उनको इस स्थिति में होगी उनको चुनाव जितवा करके ले आएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत ने देखिए जमीन पे जो काम किया है वो अशोक गहलोत का काम जो है वो बोल रहा है राजस्थान में। तो अशोक गहलोत को अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी को या सचिन पायलट को या कोई भी हो उसको जो है बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जहां तक देखिए मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जो है वो आज इस स्थिति में नहीं है कि जिन 22 विधायकों का उन्होंने इस्तीफा दिलवाया था उपचुनाव में उन 22 के 22 विधायकों को जिता करके ले आए। और पहली चीज तो ये है कि वो 22 लोगों को पार्टी से टिकट दिलवा पाए। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं सिंधिया जी, तो सिंधिया जी भी अभी उनको अपने वहां पैर जमाने हैं। किस तरीके से शिवराज सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा उनका वहां नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, यही स्थिति भारतीय यहाँ राजस्थान में है। सचिन पायलट का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया किसी हाल में तैयार नहीं होंगी जी जी और बिल्कुल। न भारतीय जनता पार्टी का कोई और विधायक तैयार होगा। और अगर चले जाते हैं सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के साथ में और अगर जिस तरीके से वो गुर्जर एकता का जो है एक नारा अब उन्होंने दिलवाना शुरू किया है, उनके समर्थक जिस तरीके से लगा रहे हैं, अगर ये नारा लगता है तो आप राजस्थान के समीकरण को अच्छी तरीके से समझते हैं कि वहां किस तरीके से गुर्जरों मीणाओं के बीच में जो है संघर्ष होता है। जी तो उसके परिणाम स्वरूप जो आज किरोड़ी लाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बताए जा रहे हैं, तो ये वहां जो है फिर ये संघर्ष एक और पैदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सचिन पायलट के सामने स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी में जाने की बिल्कुल नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि समझदारी के साथ शायद सचिन पायलट भी भांप गए हैं कि आगे की स्थिति क्या है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। और जो तीसरी एक संभावना बताई जा रही है कि वो अपना नया दल बना सकते हैं, तो लेकिन नया दल बनाना जो है बहुत कठिन चीज होती है और कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट की एक अलग हैसियत थी, कांग्रेस से अलग हट करके सचिन पायलट की एक अलग हैसियत होगी और दोनों हैसियत में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो मतलब आगे चल के वो इसको कामयाब कर पाते हैं, अपने दल को नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत टेढ़ी खीर होगी। और मैं फिर कहूंगा कि सचिन पायलट इस तरह की गलती मुझे लगता है कि नहीं करेंगे और इसीलिए जो है वो जो मतलब मेरे पास सूचना है वो यही है कि वो सरकार स्थिर है अशोक गहलोत की और जो मतलब वो थोड़े नखरे के साथ जो है वो शायद सचिन पायलट मान जाएंगे और अशोक गहलोत भी जो है वो थोड़ा सा बड़ा मन शायद दिखाएंगे। मतलब आपका ये कहना है अमलेंदु जी आपका ये कहना है कि सचिन पायलट जो है ना तो वो भाजपा में जा रहे हैं और ना ही वो अपना कोई नया दल बना रहे हैं, तो आखिर करेंगे क्या अगर वो? और साथ में ये भी जैसे अभी कुछ देर पहले जो खबरें आ रही थी उसका उन खबरों के आधार पर यही हम लोग मान रहे हैं कि अभी भी उनकी नाराज़गी जो है वो बनी हुई है, यानी कि सचिन पायलट की नाराज़गी बनी हुई है। और सचिन पायलट का कहना है कि हमारा किसी भी मतलब कांग्रेस के आला कमान से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है और 30 विधायक जो हैं अभी भी हमारे साथ हैं। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम भाजपा नहीं जा रहे हैं, तीसरी तरफ आप कोई पार्टी भी नहीं बना रहे हैं। तो फिर आखिर आप करने क्या जा रहे हैं? सिर्फ यही कि सरकार अस्थिर करने जा रहे हैं? नहीं, सरकार भी अस्थिर करने नहीं जा रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से मतलब वो अपनी हैसियत एक दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे साथ इतने लोग हैं। लेकिन देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर सचिन पायलट सिर्फ अपनी हैसियत दिखाने के लिए कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी हैसियत दिखाने के लिए किया, तो दोनों के दावे जो है वो बिल्कुल खारिज हो जाते हैं। इसलिए खारिज हो जाते हैं कि सिंधिया की हैसियत तो सामने आ गई, आप 22 विधायकों के बल पे ही थे, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और यही स्थिति सचिन पायलट की, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि उनके साथ 30 विधायक हैं, जो कि नहीं है, जो कि जी आज की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर ये बात मान भी लिया, उनका दावा मान लिया जाए कि 30 विधायक उनके साथ हैं, तो आप 30 विधायकों के बल पे आप राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मतलब हैसियत तो आपने अपनी बता दी ना स्वयं की। लेकिन दो बातें और भी आई। पहली बात तो ये अमलेंदु जी कि कल ये खबर आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से सचिन पायलट की मुलाकात हुई। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सहानुभूति जताते हुए सचिन पायलट के नाम उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। और दूसरी तरफ कल शाम को देर रात ये भी खबर आ रही थी कि सचिन पायलट जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। तो अमित शाह से मिलना या ना मिलना इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई है, ये खबर तो मतलब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उनकी मुलाकात हुई थी। अगर मान लिया कि नहीं भी हुई हो, लेकिन जो ट्वीट आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो यही कहता है। और आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भाजपा के नेता हैं। ऐसे में ये जो कयास लग रहे हैं कि क्या वो भाजपा में जा रहे हैं
या अगर नहीं जा रहे हैं तो अस्थिर करने वाली बात, या जो तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो एंगल भाजपा के इर्द गिर्द ही सचिन पायलट का जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ एक बात ये भी है कि आज सुबह से जैसे हमने देखा कि वहाँ अशोक गहलोत और उनके करीबियों के ऊपर जो आईटी के छापे, फिर ईडी के छापे जो पड़े हैं, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ फाइल्स जो हैं वो कल सचिन पायलट ने यहाँ दिल्ली में जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ उनको मतलब कुछ क्लू या फाइल्स दिए हैं, उस कारण भी हुआ है। तो ये ओवरऑल आप अगर भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, फिर से मैं वहीं आ रहा हूँ, आप कांग्रेस में भी रह रहे हैं, तो आखिर क्या मुंह मतलब दिखा करके आप किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस में दोबारा? देखिए, अब दोबारा जाए या ना जाए, लेकिन अपना नुकसान सचिन पायलट जितना करना था वो कर चुके हैं। मतलब लंबी दूरी की जो है राजनीति उन्होंने नहीं की। दूसरा मुझे ये लगता है कि सचिन पायलट के ऊपर जो है दबाव भारतीय जनता पार्टी का एक था। जिस तरीके से सिंधिया के ऊपर दबाव था, सिंधिया के अपने महल के अंदर के झगड़े हैं उसको लेकर के उनके ऊपर दबाव था। एक केस भी वहाँ था जो चलते चलते उनके ऊपर खुला था, कोई जमीन कब्जे अब्जे था, उस तरीके का था। सचिन पायलट के साथ एक दूसरी दिक्कत है। सचिन पायलट की रिश्तेदारी जम्मू कश्मीर में है, ससुराल उनकी। और आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त शायद आगा मेरा मतलब याद साथ सही नहीं बिल्कुल है, 5 अगस्त की बात। 5 अगस्त 2019 को जो था वो धारा 370 समाप्त करने का जो ये प्रस्ताव कश्मीर पेश से किया अनुच्छेद गया, 370 हटाया गया था। हटाया गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, सबकी गिरफ्तारियां हुई। सैफुद्दीन सूद, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बाहर आ चुके हैं, जो कि रिश्तेदार हैं हमारे सचिन पायलट जी के। महबूबा मुफ्ती अभी जेल में ही हैं, सैफुद्दीन सोज अभी जेल में ही हैं। दोनों के ऊपर अभी पीएसए लगा हुआ है। तो अगर पीछे से कहीं एक ये दबाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने डाला हो कि हमने तुम्हारे जो है ससुर और साले जो है उनको देखो हमने रिहा कर दिया है, तो उसका कर्ज उतारने की अगर भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही हो, तो मुझे लगता है ये सचिन पायलट की मजबूरी हो सकती है। और भले ही इसमें उनका जो है वो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो चौपट हो जाए। तो मुझे लगता है कि असल में सचिन पायलट के सामने, मुझे मतलब मेरी अब के तक की जानकारी है, सचिन पायलट के सामने ऐसी कोई दूसरी और कोई मजबूरी नहीं है जो सिंधिया के साथ में मजबूरियां थी। मतलब उस तरीके के आरोप सचिन पायलट के ऊपर अभी तक नहीं है जो उन्हें कहीं और फंसाते हो, सिवाय एक इसके कि उनकी रिश्तेदारी जो जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार के साथ है और अभी जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरीके से फांसने की स्थिति में अभी तक नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अगर सचिन पायलट के मन में अगर बाहर जाने की इच्छा नहीं भी थी भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस नेतृत्व को अपनी नाराजगी दिखाने की थी, तो इस हद तक आगे बढ़कर जो सचिन पायलट चले गए हैं, तो वो निश्चित तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी उनसे जो है वो ये अब्दुल्ला परिवार का कर्ज उतारने की जो है मांग कर रही होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। अब इसके पीछे की परिस्थितियां क्या है ये तो सचिन पायलट जी बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग तो चूंकि एक विश्लेषक के नाते जो है अपना विश्लेषण कर सकते हैं, परिस्थितियां जो है वो सामने उनको देख करके एक एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, और जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों के पास सूचनाएं होती हैं उसके आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन जो असल स्थिति क्या है, असल बात क्या है, वो तो सचिन पायलट ही जान सकते हैं। लेकिन मेरा अपना सोचना ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का यही दबाव सचिन पायलट के ऊपर हो सकता है, बाकी दूसरा कोई दबाव जो है इस तरीके का होने का नहीं है। और मैं फिर कहूंगा कि चूंकि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के नजदीकी हैं, और राजेश पायलट भी जो थे वो राजीव गांधी जी के बहुत ज्यादा नजदीकी थे। और दूसरी बात एक और कि आरएसएस के ऊपर जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, उनमें सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी। और जब बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा, तो आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे राजेश पायलट, अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है, और तब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इतनी बड़ी गलती जो मुझे लगता है सचिन पायलट को नहीं करनी चाहिए, अगर इस तरह की वो सोच भी रहे होंगे, मतलब आगे पीछे सब सोच लें। और दूसरी चीज ये है कि सचिन, जिस समय राजेश पायलट जी की मृत्यु हुई, उस समय सचिन पायलट की चुनाव लड़ने की उम्र नहीं थी, इसीलिए उनकी माता जी जो थी उनको कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था। तो कांग्रेस ने सचिन पायलट को बहैसियत राजेश पायलट के बेटे बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस मना कर सकती थी आपको नहीं लड़ाएंगे, हम तो आपकी माता जी को ही लड़ाएंगे अगली बार भी, लेकिन सचिन पायलट को लड़ाया गया।
कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सबसे कम उम्र के प्रदेश अध्यक्षों में से एक सचिन पायलट रहे, सबसे कम उम्र के सांसद भी बने वो, सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। साल की उम्र तो के सांसद। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। और दूसरा एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक बाबा जो है एक उछाला जा रहा है कि साहब उनके साथ धोखा हुआ और जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे संघर्ष उन्होंने किया था और अध्यक्ष जो था वो बना दिया गया, सचिन उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया गहलोत को। तो यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर झांकते देखे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रधानमंत्री बना दिए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री बना दिए गए थे नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। अध्यक्ष थे अमित शाह, प्रधानमंत्री बना दिए गए थे नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ, अपने योगी आदित्यनाथ। ऐसी तमाम। तो अगर ये एक अन्याय की तरीके से पेश किया जा रहा है तो ये अन्याय तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत होता रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो मतलब जो जिस तरीके से पेश की जा रही है और मीडिया भी जिस तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को इस तरीके से सेट करने की जो कोशिश कर रहा है, तो ये चीजें भी मुझे लगता है लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर के महत्वाकांक्षाएं जो हैं अमलेंदु जी वो सचिन पायलट की साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल जहां तक कांग्रेस का है तो एक बार फिर गांधी परिवार पर उंगलियां उठाने का मौका आलोचकों और विरोधियों को मिल गया है। लेकिन देखा जाए तो जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है उनमें से अधिकतर अपनी महत्वाकांक्षाओं, स्वार्थ या सत्ता के दबाव में आकर अलग हुए हैं, जिसमें ताज़ा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और जिनके लिए विचारधारा से अधिक पद या ओहदा महत्व रखता है वो ही इस तरह के फैसले लेते हैं, ये साफ नज़र आता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से सुना इस गंभीर चर्चा को, इसके लिए आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।